हेलो स्टूडेंट्स, आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर फॉर नीट एंड जेई। एसी के 2 वीडियोज आप लोगों को मिल चुके हैं। वे दोनों वीडियोज स्मार्ट बोर्ड पर बने हुए थे। ये तीसरा वीडियो हम आपको व्हाइट बोर्ड पे देंगे। सेकंड वीडियो कहाँ पर फिनिश हुआ था? तो सेकंड वीडियो के लास्ट में LCR सर्किट के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। जो हमने लास्ट में बताया था उसी को रिवाइज करते हैं, आप केयरफुली देखें। L, C और R तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं विद AC सोर्स। तो LCR अगर तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है विद AC सोर्स, तो इसी की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें 2 फार्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए। पहला, पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, फार्मूला मैंने बताया था। और इस पूरे सर्किट का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसे हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। ये फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। AC में ये एक ट्रेडिशन रहा है बहुत पहले से कि ज़्यादातर क्वेश्चंस रेजोनेंस कंडीशन पर ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अब आपको हम इसी सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बताएंगे। आप लोग देखें, रेजोनेंस कंडीशन, इस कंडीशन की पहचान होती है कि वह कंडीशन जिस पर करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए उसी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो आप नोट करें, साथ साथ आप नोट करते चलेंगे। द कंडीशन एट विच करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड को I0 से डिनोट करते हैं। बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो ये तो इसकी पहचान हो गई, डेफिनीशन हो गई। अब इससे कौन कौन से रिजल्ट आपको मिलते हैं वो आप लोग देखें। हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जानते हैं Z impedance equal to V0 upon I0 implies that I0 equal to V0 upon Z। अब मैंने आप लोगों को बताया कि I0 की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन मानी जाएगी। तो आप जानते हैं किसी भी AC सर्किट में Z इक्वल टू V0 अपान I0 इम्प्लाइज दैट I0 इक्वल टू V0 अपान Z। अब एक दिए हुए AC सोर्स के लिए V0 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सोर्स को लेते समय तो आप किसी भी वोल्टेज का AC सोर्स ले सकते हैं, लेकिन एक बार सोर्स को लेने के बाद उसका VRMS और V0 दोनों कांस्टेंट होगा, अनचेंज होगा। तो सपोज करो आपने ये सर्किट ले लिया है, तो AC सोर्स तो आपने पहले से ले ही रखा है, इसके लिए V0 की वैल्यू कांस्टेंट है। क्योंकि V0 कांस्टेंट है इसलिए I0 मैक्सिमम तभी होगा जब Z मिनिमम हो। तो आप कहेंगे I0 इक्वल टू I0 मैक्स व्हेन Z इक्वल टू Z मिनिमम। अब Z मिनिमम की वैल्यू क्या होगी वो आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि I0 मैक्स क्या होगा।
और जेड मिनिमम की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ये आप याद रखिएगा, अभी आपको हम डिराइव करके भी बता देंगे। जब LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होती है उस समय आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इम्पीडेंस जेड मिनिमम होता है और जेड मिनिमम की वैल्यू कैपिटल R रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो आप कह सकते हैं आई नॉट मैक्स इक्वल टू वी नॉट अपान जेड मिनिमम इक्वल टू वी नॉट अपान रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो अक्सर आप लोगों से आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो यही फार्मूला हो जाएगा। इसे हम पहला पॉइंट मान लेते हैं एक्सप्लेनेशन का। दूसरा पॉइंट आप देखें, जेड इक्वल टू दिस, जेड का यही फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप ध्यान से देखें, एक बार आप लोगों ने LCR सर्किट ले लिया, तो सर्किट को लेते समय LC और R की आप कोई भी वैल्यूज ले सकते थे, लेकिन एक बार सिलेक्शन के बाद इन तीनों की वैल्यूज फिक्स हैं। मीन्स L की वैल्यू फिक्स है, C की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू भी फिक्स है और सोर्स का वोल्टेज भी फिक्स है। तो एक दिए हुए सर्किट के लिए कैपिटल R की वैल्यू कांस्टेंट है, ये अनचेंज है। और आप देखें यहाँ पर ये इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर है और किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो आप कह सकते हैं कि जेड मिनिमम तभी होगा जब ये वैल्यू जीरो हो जाए। कैसे? कैपिटल R कांस्टेंट है, अनचेंज है, तो जेड मिनिमम तभी हो सकता है जब ये वैल्यू जीरो हो जाए और इसके जीरो होने के लिए XL और XC की वैल्यू सेम होगी। तो आप कह सकते हैं कि फॉर Z इक्वल टू जेड मिनिमम XL इक्वल टू XC, इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हमेशा याद रखिएगा, इसी कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। आप इतना नोट करें, फिर आगे की चीज़ें हम आपको बताते हैं। अब आप देखें, अब आप यहीं से देखें XL इक्वल टू ओमेगा L इक्वल टू XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा को लेफ्ट में लाएं, C को राइट में लाएं, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान LC, ओमेगा इक्वल टू दिस। इस ओमेगा को हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं और इट इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं और इसी को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी। तो रेजोनेंस कंडीशन ये है, और रेजोनेंस की कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसी को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसे ओमेगा नॉट से डिनोट किया जाता है। ये रिजल्ट आपको मिला। अब आप लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई f नॉट
implies that f naught equal to 1 upon 2 pi square root 1 upon LC। तो ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन अपॉन सेकंड में होगी। एफ नॉट भी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन इसके यूनिट हर्ट्ज है। दोनों रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेडियन अपॉन सेकंड में है, ये हर्ट्ज में है। अब आप खुद देखें, रेजोनेंस कंडीशन में ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा। और इसी कंडीशन में z आपका मिनिमम है, तो अगर ये डिफरेंस 0 हो गया है देन z इक्वल टू आर। इसीलिए हमने लिखा था कि z मिनिमम इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप नोट करें इसे। अब आप देखें, यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलते हैं। उन्हीं पॉइंट पर ज़्यादातर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पॉइंट हम एक साथ लिख देते हैं जिससे आपको देखते समय याद आ जाए, और ज़्यादातर उन्हीं के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी होती है। और एक पॉइंट आप और देखें, अगर पूछा जाए कि रेजोनेंस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहेंगे टाइम पीरियड इन रेजोनेंस t इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा नॉट। और इससे ये भी क्लियर है, अगर पूछा जाए कि SI यूनिट ऑफ स्क्वायर रूट LC, ये अक्सर पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट LC की SI यूनिट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स L की यूनिट को अलग निकालते हैं, C की यूनिट अलग निकालते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप याद रखिएगा, इसकी SI यूनिट सेकेंड ही होगी। इस पर एक पॉइंट हम और लिखे देते हैं कि L अपान R RC एंड स्क्वायर रूट LC हैव सेम यूनिट। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। L अपान R की यूनिट सेकेंड, RC की यूनिट सेकेंड, स्क्वायर रूट LC की यूनिट सेकेंड। तो इन तीनों की यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम हो जाएगा। अब आप देखें एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन की पहली प्रॉपर्टी तो ये है XL इक्वल टू XC, Z मिनिमम इक्वल टू R। सेकेंड पॉइंट आप देखें, LCR में आपने पढ़ा था कि tan phi इक्वल टू XL डिफरेंस XC अपान R। अब आप कहेंगे एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC, तो रेजोनेंस कंडीशन में दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। देन tan phi इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट phi इक्वल टू 0। तो रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। phi इक्वल टू 0 मीन्स V और I सेम फेज में होंगे।
आप देखें, रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला हमने ये बताया था, आप देखें तो LCR सर्किट में, LCR सीरीज सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज V का ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप देखो, एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC, दोनों साइड को I से मल्टीप्लाई करें तो IXL VL, IXC VC, VL इक्वल टू VC। अब VL इक्वल टू VC पुट करें तो ये डिफरेंस क्या है, 0 हो जाएगा। देन V इक्वल टू VR। तो ये तीन प्रॉपर्टीज मेन हैं जब LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में होती है। पहला, XL इक्वल टू XC, Z मिनिमम इक्वल टू R, phi इक्वल टू 0 एंड VL इक्वल टू VC, रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू VR। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद देखिएगा, AC के आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आपको मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें कोई लंबा कैलकुलेशन करना है, लेकिन ऐसा करना नहीं होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, सर्किट का डायग्राम क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दिया है VL 40 वोल्ट है, VC भी 40 वोल्ट है, और पूछा गया है सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा। तो अगर आपको VL और VC इक्वल दिखाई देता है तो ये इंडिकेट करता है कि सर्किट इज इन रेजोनेंस कंडीशन। और एट रेजोनेंस Z मिनिमम इक्वल टू R, तो जो R की वैल्यू दी हुई है वही सर्किट का इम्पीडेंस हो जाएगा। मान लो आपको दिया है VL 40 वोल्ट है, VC 40 वोल्ट है, R 5 ओम है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम ही हो जाएगा। तुरंत आपको ऑप्शन को टिक करना है। मान लो क्वेश्चन में दिया है VL 40 वोल्ट है, VC भी 40 वोल्ट है और VR आपको 20 वोल्ट दिया है। पूछा जाए इस सर्किट का टोटल वोल्टेज क्या होगा, तीनों को ऐड नहीं करेंगे। VL और VC के इक्वल होने का मतलब है सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है, तो जो VR की वैल्यू है वही इसका टोटल वोल्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ओरल टाइप के होते हैं, बस आपको कंसर्निंग थ्योरी और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब आप देखें, यहाँ पर एक कर्व आता है जिसे हम रेजोनेंस कर्व कहते हैं। अब आपको हम उसी के बारे में बताएंगे। आप नोट करें, रेजोनेंस कर्व। इंक जरा ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल। अब आप देखें, अगर आप x एक्सिस पर ओमेगा ले लें और y एक्सिस पर I नॉट ले लें, तो इन दोनों के बीच जो कर्व होता है उसी को हम लोग रेजोनेंस कर्व कहते हैं। यह एक्चुअली है कर्व
between I naught and omega. आप देखें, रेजोनेंस कर्व, पहली बात, ये सारी चीज़ें आपको LCR सीरीज सर्किट के लिए ही बताई जा रही हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप x एक्सिस पर ओमेगा और y एक्सिस पर I नॉट ले लें तो इन दोनों के बीच जो कर्व होता है उसी को हम रेजोनेंस कर्व कहते हैं। अब पॉइंट यह आता है कि कर्व कैसा होगा, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया जाता है जो ओमेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम रेजोनेंस लाइन कहते हैं और रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा। अब यहाँ पर जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, ध्यान से देखें, बाद में नोट करिएगा। ये कर्व ऐसे होता है, हाथ से स्केच करने में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि यह कर्व रेजोनेंस लाइन के जैसा राइट में है ठीक वैसा ही लेफ्ट में होगा। मतलब यह कर्व रेजोनेंस लाइन के जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होगा, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर एक ही कर्व होगा? नहीं, बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। एक कर्व हम इसके ऊपर लेते हैं, एक कर्व हम वो लेते हैं जिसके लिए हम मान लेते हैं I नॉट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। तीनों की मीनिंग क्या है वो आपको अभी हम बता रहे हैं। अब आप इस कर्व को ध्यान से देखें। इस कर्व में एक कॉन्सेप्ट या पॉइंट हमें ये मिलता है, y एक्सिस पर आपने I नॉट लिया है, चलो हम I नॉट की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। आराम से समझिएगा, हम क्या करते हैं, I नॉट की चलो एक वैल्यू हम ये ले लेते हैं। ये I नॉट की कोई सर्टेन वैल्यू है। अब इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करते हैं। बाकी पेन रख लो, यहाँ जो चलाओ तुरंत खत्म। नहीं चलती है पेन, हटा दो, खराब पेन हटा भी दिया करो ना, रखे रहते हो सब। अब I नॉट के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन ड्रा किया है, तो ये लाइन हम इस कर्व के इस पोजीशन पे मिल रही है और सेम कर्व के इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं। इस पॉइंट से हम ओमेगा पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस ओमेगा को ओमेगा 1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओमेगा 2 मान लेते हैं। ये देखा जाता है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों की डिस्टेंस रेजोनेंस लाइन से इक्वल होती है, तो इस डिस्टेंस को हम डेल्टा ओमेगा मानते हैं, तो ये डिस्टेंस भी डेल्टा ओमेगा ही होगी। अब आप इसकी मीनिंग समझें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि I नॉट की सेम वैल्यू के लिए ओमेगा की 2 वैल्यूज होती हैं। मतलब I नॉट के एक वैल्यू के लिए ओमेगा की 2 वैल्यूज हैं। किसी भी कर्व के लिए रेजोनेंस के सभी कर्व में I नॉट की एक वैल्यू के लिए ओमेगा की 2 वैल्यूज हैं। इसी से हम कई चीज़ें आपको बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? यहाँ 2 टर्म आते हैं, एक आता है बैंड विड्थ, दूसरा है क्वालिटी फैक्टर, तीसरा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस,
जिनको ले करके कभी कभी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में रेडियो के ट्यूनिंग मैकेनिज्म में और टेलीविज़न के ट्यूनिंग मैकेनिज्म में इसी LCR सर्किट का ही यूज़ किया जाता था। कैसे यूज़ किया जाता था, थोड़ा सा यूज़ आता है, वह आपको हम बताएंगे डिस्कस करके। अभी पहले आप ये देखें, तो इसके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट 1 हम ये लेते हैं कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ I नॉट ओमेगा हैज 2 वैल्यूज, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। और आप देखें ओमेगा 2 इक्वल टू, तो इस पॉइंट को आपने ओमेगा नॉट कहा है, ये ओरिजिन है, तो मीन्स ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ओमेगा नॉट है और ये आपका डेल्टा ओमेगा है। तो देन ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। एंड ओमेगा 1 इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस ओमेगा नॉट, इसमें से डेल्टा ओमेगा को माइनस करें तब आपको ओमेगा 1 मिलेगा। ओमेगा 1 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की ली जाएगी, इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट, इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो वी गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। इसमें जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो गैप है, ये इसको बैंड विड्थ कहा जाता है। तो आप देखें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज कॉल्ड बैंड विड्थ। ये बैंड विड्थ क्या होता है, आपने रेडियो में देखा होगा, जो पुराने वाले रेडियो हैं उसमें जब नाब को रोटेट करते हैं तो एक लाइन जो है वो मूव करती है, यहाँ पर अलग अलग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है, तो इसी विड्थ को बैंड विड्थ कहा जाता है। बाकी चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है। तो बैंड विड्थ इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। कई बार पूछा जाता है डेल्टा ओमेगा को हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू होता है R अपान, आप इतना नोट करें फिर आपको हम बता रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आप देखें, तो आपने ये देखा कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो गैप है, इसी को हम बैंड विड्थ कहते हैं, और बैंड विड्थ इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। और याद रखिएगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू होता है R अपान 2L। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2R अपान 2L इक्वल टू R अपान L।
ये बैंड विड्थ के बारे में आपने देखा। अब सेकंड टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर। ये पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी 2-3 साल पहले नीट में ये पूछा गया है। तो क्वालिटी फैक्टर, इसी को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इसी को कहा जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है ओमेगा नॉट अपान 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, तो इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये रेजोनेंस कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अपान 2 बैंड विड्थ, तो 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, आर अपान एल। सॉरी, आर की वैल्यू होगी आर अपान 2l, तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा। ओमेगा नॉट 2 आर, ओमेगा नॉट इक्वल टू आर अपान 2l, 2 से कैंसिल, देन Q इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू सेल्फ इंडक्टेंस अपान रेजिस्टेंस। ये फार्मूला अब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अभी 1-2 साल पहले ये पूछा भी गया था। तो इस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है ओमेगा नॉट इंटू एल अपान आर। अब आप देखें, यहाँ पर इस तरीके के 2 या 2 से ज़्यादा कर्व आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है किस कर्व की शार्पनेस ज़्यादा है। तो शार्पनेस का मतलब किस कर्व का नुकीलापन ज़्यादा है, इतना आप भी जानते हैं। अगर हम इन दोनों कर्व में कंपेयर करें तो ये कर्व फ्लैट ज़्यादा है और ये कर्व ज़्यादा नुकीला है। तो जैसे जैसे कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाता है उसकी शार्पनेस इंक्रीज होती जाती है। मतलब जैसे जैसे कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा उसकी शार्पनेस इंक्रीज होती जाएगी। और शार्पनेस क्यू को इंडिकेट करता है, क्यू के इंक्रीज होने पर आर आपका क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। तो याद रखिएगा, एक तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लो इस कर्व का रेजिस्टेंस R1 है, इस वाले कर्व का रेजिस्टेंस R2 है, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो कर्व नीचे है वो ज़्यादा फ्लैट होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा R1 ग्रेटर देन R2। और जो कर्व इनफाइनाइट की ओर जा रहा हो, जिसके लिए आई नॉट की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही हो, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। इसे हम थोड़ा समझा देते हैं। मैंने आपको बताया है कि आई नॉट मैक्स इक्वल टू पीक वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंडीशन में करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो ये इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब कैपिटल आर की वैल्यू 0 हो जाए। आप इसे नोट करें।